उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला विकास अपने भैया भाभी और माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करता है। दोस्तों, आज से 5 साल पहले उसके भैया रमेश की शादी उसकी भाभी नीलम के साथ में हो जाती है और वहाँ पर वो बड़े आराम से रहा करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही विकास भी अब जवान हो चला है। घर वाले अब उसकी शादी के लिए इधर उधर बातें करते हैं। इधर जो नीलम होती है उसकी एक छोटी बहन भी होती है संजना, उसके साथ इसकी शादी करवाने के लिए बार बार प्रेशर देने लगते हैं। इससे कहने लगते हैं कि तू उससे शादी कर ले, लड़की बड़ी भोली भाली है। लेकिन ये बार बार मना कर देता है, मुझे शादी जैसे फंदों में नहीं फंसना, मेरा भैया फंस चुका है, उसे ही फंसे रहने दो। दोस्तों, इसी तरह से वो हर किसी को मना कर दिया करता और कई रिश्ते आते उन सबको मना कर देता। लेकिन यहाँ पर वो यही कहता कि बस मैं तो आज़ाद रहना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। बड़े ही सीधे स्वभाव का भी होता है, लेकिन शादी का नाम आते ही वो भाग जाया करता। दोस्तों, अब यहाँ पर कई साल और बीत जाते हैं। साल 2024 आ जाता है। दोस्तों, 2024 में जो इस नीलम की बहन होती है संजना, उसकी शादी भी एक लड़के के साथ में तय कर दी जाती है जिसका नाम मनोज होता है। मनोज देखने में बहुत ही अच्छा होता है, सरकारी प्राइमरी टीचर होता है। दोस्तों, 24 नवंबर 2024 को इसकी शादी होने वाली थी और अब यहाँ पर शादी की पूरी तैयारियां चलने लगती हैं। इधर 24 नवंबर से पहले 23 नवंबर को ही जो नीलम है, रमेश है और विकास है, सभी के सभी लोग संजना के घर पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर इनकी काफ़ी आवागत होती है। अगले दिन सुबह सुबह बारात आनी थी और जब बारात आती है तो बारात का भव्य स्वागत किया जाता है। चारों तरफ खुशियाँ होती हैं, खाना बनवाया जाता है, मिठाई बनवाई जाती हैं और फूलों से पूरा का पूरा जो बैंक्वेट हॉल होता है वो सजा होता है। दोस्तों, चारों तरफ अब खुशियां ही बांटी जा रही थी। अब यहाँ पर धीरे धीरे आगे रस्में बढ़ने लगती हैं। दूल्हा यहाँ पर पहुँच जाता है और दूल्हे के फेरे पड़ने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर जो दूल्हा है मनोज, उसके पिताजी आते हैं और उसके पिताजी आकर जो संजना होती है उसके पिताजी से कहने लगते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। अपने लड़के का हाथ पकड़ते हैं और उसे खड़ा करने लगते हैं। यहाँ पर लड़का भी अपने पिता की तरफ देखने लगता है, लड़की भी देख रही थी और जो यहाँ पर संजना के पिताजी होते हैं हाथ जोड़कर मनोज के पिताजी के सामने खड़े हो जाते हैं। कहने लगते हैं कि समधी जी, हमसे कौन सी बड़ी गलती हुई है जो ऐसा आप कर रहे हो? क्या हुआ है? आप इस लड़के को खड़ा क्यों कर रहे हो? इसको फेरे में बैठना है, इसको बैठने दो ना, फेरे लेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मनोज के पिताजी इस संजना के पिताजी से बगल में जाकर बातचीत करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें फ़िलहाल अभी 2.5 लाख रुपए नगद चाहिए और 2 सोने की चेन चाहिए, तब तो ये शादी हो सकती है, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। दोस्तों, अब यहाँ पर संजना के पिताजी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये मामला क्या हो गया, अब करें तो क्या करें। एकदम एट ए टाइम में कहाँ से 2 तोले सोना लेकर आऊँ, 2.5 लाख रुपए नगद में कहाँ से लेकर आऊँ। यहाँ पर वो उनके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि समधी जी, हमें माफ़ कर दो, हमसे कोई गलती हुई है क्या? पर आप ऐसा मत करो, क्योंकि बारात हमारे दरवाजे पर है, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, बस फेरे पड़ने बाकी हैं। अगर ये शादी रुक गई तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, हम कहीं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मनोज के पिताजी कुछ सोचते ही नहीं और वो यही कहते हैं कि बस आप ऐसा ही करो, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। तभी यहाँ पर ये सारी बातें विकास सुन रहा होता है और विकास बीच में कूद जाता है और कहने लगता है कि मौसा जी, आप ऐसा करो, इनको यहाँ से जाने दो और इनके साथ अब संजना की शादी करनी ही नहीं है। जो यहाँ पर संजना के पिताजी होते हैं वो विकास की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम विकास क्या कह रहे हो भाई, हमारे काम को बन जाने दो, बने बनाए काम को क्यों बिगाड़ना चाहते हो? तो यहाँ पर जो विकास है वो कहने लगता है कि अब ये फ़िलहाल इतना दहेज मांग रहे हैं, दहेज के लोभी हैं और कल ये आपकी लड़की के साथ में क्या और कुछ गलत नहीं कर सकते, वहाँ जाने के बाद ये और भी ज़्यादा दहेज मांगेंगे। कब तक इनकी दहेज की मांगों को तुम पूरा करोगे? इनके साथ शादी मत करो। फिर यहाँ पर जो पिता है वो बोल बैठता है, अगर मैं इनके साथ शादी ना करूँ तो क्या तू हमारी बेटी के साथ में शादी करेगा? दोस्तों, विकास यहाँ पर एक बार सोच में पड़ जाता है और फिर यहाँ पर वो एक ऐसा निर्णय लेता है जिसके लिए वो
शादी से दूर दूर भागा करता था, कभी भी शादी के नज़दीक नहीं आता था, आज वो खुद ही कह बैठता है कि हाँ मैं आपकी बेटी संजना से शादी करूँगा। दोस्तों इतना सुनना था, पिता एकदम खुशी से झूम उठता है और कहता है कि आजा और बैठ फेरों पर। और जो यहाँ पर मनोज होता है उससे कहा जाता है कि तुम यहाँ से राजी रिश्ता भाग जाओ, नहीं तो धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा। अब यहाँ पर मनोज के पिताजी गिड़गिड़ाने लगते हैं और गिड़गिड़ाते हुए वो यही कहने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे बेटे के फेरे पर जाने दो। दोस्तों जो बारात का खाना होता है उसे भी रोक दिया जाता है कि अब बारातियों को खाना भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर बाराती भी तरह तरह की बातें करने लगते हैं और फिर एक दो समझदार लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि बारातियों का भला इसमें क्या बुराई है, क्या उनकी कमी है, उन्हें तो खाना खाने दीजिए, वो खाने पर खड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर पिता बारातियों को खाना तो खाने देता है, लेकिन यहाँ पर जो मनोज है उसके पिताजी अब उल्टे वापस इस संजना के पिताजी से माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन संजना के पिताजी अब इन्हें माफ़ करने वाले नहीं होते। ये ज़्यादा जब यहाँ पर जोर दबाव देने लगते हैं तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर आ जाती है और पुलिस के मौके पर आने के बाद पुलिस अब यहाँ पर जाँच पड़ताल करने लगती है। पुलिस वाले भी पहले यही कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अब तो ये ठीक है, अब अपनी बेटी की शादी इन्हीं से करा दो, लेकिन बेटी भी यहाँ पर साफ मना कर देती है कि मैं ऐसे लोगों के घर नहीं जाना चाहती जिन्होंने इतना गलत काम किया है। ये अब दोबारा हमें अपनाना चाहें तो हम इनके साथ नहीं जाना चाहेंगे, मैं अब बस सिर्फ विकास के साथ जाना चाहती हूँ। दोस्तों पुलिस भी यहाँ पर अब कुछ नहीं कर पाती, वो करे तो क्या करे। फिर यहाँ पर जो वीडियोग्राफर होता है उसने जो इनकी बातें होती हैं मनोज के पिताजी की, वो सारी बातें रिकॉर्ड कर रखी थी। बहुत ही चतुर वो यहाँ पर फोटोग्राफर होता है, वो शायद इन मनोज के पिताजी से भी कुछ लेना देना चाहता था। फिर यहाँ पर उसकी जो सीडी है उसे निकाला जाता है और उसमें एक एक शब्द वहाँ पर बड़े आराम से सुना जाता है। दोस्तों पूरी रिकॉर्डिंग वहाँ पर थी और उसमें ये साफ खुलासा हो रहा था कि मनोज के पिताजी यहाँ पर दहेज मांग रहे हैं। अब यहाँ पर पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है और पकड़कर इन्हें अपने साथ लेकर जाती है। जो संजना है उसकी शादी अब विकास के साथ होने लगती है। फिर यहाँ पर संजना के पिताजी से पुलिस बात करती है क्या करना है इनका, तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाने दो, इनसे बाद में निपटेंगे। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर संजना और विकास की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। जो भैया रमेश है वो भी बहुत खुश है, भाभी भी बहुत खुश है और ये लोग पूरा का पूरा परिवार पहले चाहता तो यही था कि विकास के साथ संजना की शादी हो जाए, लेकिन विकास शादी करने से डरता था। लेकिन आज जब यहाँ पर इस परिवार की इज्जत पर आ बनी तो एकदम से विकास कूद पड़ता है और कह देता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। दोस्तों यहाँ पर विकास की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। उसके बाद विकास दुल्हन को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है। माँ को कुछ नहीं पता होता, आज माँ को सरप्राइज दिया जाता है। माँ के सामने जब नई नवेली दुल्हन होती है, दूल्हे के जोड़े में उसका बेटा विकास होता है, तो माँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश भी होती है, नाराज भी होती है। तो माँ यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तू किसको अपने साथ में भगा ले आया। तो यहाँ पर जो संजना है वो अब इस माँ के चरणों में बैठ जाती है और कहने लगती है कि माँ मैं संजना हूँ, नीलम की छोटी बहन। दोस्तों यहाँ पर माँ कहती है नीलम की छोटी बहन संजना, उसकी तो आज शादी थी, भला ये निकम्बा विकास तुझे कैसे ले आया। तो यहाँ पर वो कहती है कि माँ ये निकम्बे नहीं है, ये तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने आज हमारे इज्जत को रख दिया, नहीं तो उन लोगों ने तो हमारी इज्जत को तार तार कर दिया था। दोस्तों जब विकास के बारे में पूरी सच्चाई माँ को पता चलती है तो माँ तुरंत ही अपने बेटे विकास का माथा चूमती है और कहती है कि बेटा तूने आज मेरा सीना चौड़ा कर दिया। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर अब ये दोनों के दोनों बड़े आराम से रहने लगते हैं और इनके जीवन में अब आगे खुशियाँ बीतने लगती हैं। दोस्तों जो विकास अब तक यही कह रहा था कि मुझे शादी जैसी बातों में नहीं उलझना, मुझे शादी नहीं करनी है, और जब वो संजना के प्यार को पाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि यार शादी का लड्डू इतना भी ख़राब नहीं होता, अगर टाइम पर मिल रही है कोई शादी योग्य आपकी लड़की तो आपको कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला जो कमेंट आता है
वो कमेंट आता है रघु रावत का, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, बहुत अच्छी कहानी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय श्री राम। जय प्रकाश रघुवंशी जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम गोसाई जी का कमेंट आता है, सुपर से ऊपर। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। मोनू जैन जी, आपकी कहानी भी अच्छी होती है। चित्रलाल जलरवाल जी, जय राधा रानी, जय राधा रानी। अरविंद साहा जी, जय श्री राधा कृष्णा, जय श्री राधा कृष्णा। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करते, बहुत ही सुंदर कहानी थी, सुन के आंखों में आंसू आ गए। पति ने और अपनी साली से मिलकर पत्नी को हरिद्वार में छोड़ दिया, बाद में साली से शादी कर लिया, साली ने दूसरे के साथ भाग गई, बाद में जाकर हरिद्वार में अपनी पत्नी को लाया। पार्वती की जय हो, जय हिंद, जय भारत। जिला गोपालगंज, बिहार 28 से, वार्ड नंबर 23 से। बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देही जी का कमेंट आता है। कुमार केसी जी कमेंट करते हैं। उसके बाद में जो कमेंट आता है तेज प्रताप सिंह का आता है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी कमेंट करते हैं। शंकर स्वामी जी, विजय दुबे जी, रमेश प्रसाद भट्ट जी कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।